हेलो स्टूडेंट्स, आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ उपगुप्ता रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में हुआ और उनकी फैमिली काफ़ी रिच थी। उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा गया, घर में उन्हें ट्यूटर आके पढ़ा देता था और नाटक पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ था। स्पेशली कालिदास और शेक्सपियर को पढ़ के वो बहुत खुश होते थे। बाद में उनको स्टडी करने के लिए लंदन भेजा गया और फिर उसके बाद उन्होंने बंगाली में पोएट्री लिखनी शुरू की। संध्या गीत के नाम से जाने वाली उनकी पोएम बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिसिएशन मिला और गीतांजलि के बारे में आप सब ने सुना होगा, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला और वो पहले भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने 2 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम लिखा, पहली इंडिया और दूसरी बंगाल। दोनों कंट्रीज़ का नेशनल एंथम लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। इस पोएम में उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मॉरल सेंस को डिस्क्राइब किया है और एग्ज़ाम्पल लिया है उपगुप्ता का, जो कि एक बुद्धिस्ट फॉलोअर है, महात्मा बुद्ध का फॉलोअर है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। उपगुप्ता, द डिसिपल ऑफ बुद्धा, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August, whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden. उपगुप्ता कौन था? महात्मा बुद्ध का एक शिष्य, और इस समय वो मथुरा शहर की दीवार के पास धरती पर ही लेटा हुआ था। सारे दीपक बुझ चुके थे, मीन्स सब लोग सो चुके थे, दरवाजे बंद हो चुके थे और अगस्त जो कि रेनी सीज़न है उसके अंधेरे में, डार्क स्काई में सारे तारे भी छिपे हुए थे, मीन्स कोई रोशनी नहीं आ रही थी कहीं से भी। Whose feet were those tinkling with anklets? ये किसके पैर थे और ये किसकी पाजेब जिन्होंने उपगुप्ता की ब्रेस्ट को छूकर अचानक उसे जगा दिया? और ये किसके पैर थे? There was a dancing girl, she was a dancing girl, और उसके पैरों की पाजेब की छनकाहट ने, उसकी आवाज़ ने उपगुप्ता को उठा दिया। He woke up startled, and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. उपगुप्ता चौंक के जाग गया, and it was the dancing girl. डांसिंग गर्ल के हाथ में एक लैंप था। लैंप की रोशनी में उस डांसिंग गर्ल ने उपगुप्ता का चेहरा देखा। इट वॉज द डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद ज्वेल्स, और वो चमकते हुए गहनों से सजी हुई थी। वियरिंग अ पेल ब्लू मैंटल, मैंटल मीन्स क्लोक, क्लोक मीन्स लंबी ड्रेस पहनी हुई थी और जिसका कलर ब्लू था। एंड ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, और अपने आप को बहुत सुंदर जान के उसे लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ दिखने में। तो किस नशे में वो चूर थी? अपनी यंग एज का नशा उसे बहुत ज़्यादा, उस चीज़ का जिस तरह वाइन का नशा होता है, इस तरह उसको लग रहा था कि मैं जितनी सुंदर हूँ इतना कोई भी नहीं है। शी लोअर्ड हर लैम्प एंड सॉ यंग फेस ऑस्टली ब्यूटिफुल। उसने लैंप नीचे किया और उस मॉन्क का, उस बुद्ध के फॉलोअर का, भिक्षु का चेहरा जो कि देखने में बहुत ही चमक वाला, तेज वाला, तेजस्वी और सुंदर दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा देखा। Forgive me, young ascetic, said the woman, graciously come to my house, the dusty earth is not fit bed for you. और क्षमा मांगते हुए भिक्षु से क्या बोल रही है कि मेरे घर आओ, ये जगह तुम्हारे सोने के लिए नहीं है, ये मिट्टी है यहाँ पर और मेरा घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, वहाँ पर तुम आराम से आ सकते हो। द यंग एसेटिक आंसर, वुमेन गो ऑन योर वे। लेकिन उस यंग, जवान एसेटिक भिक्षु ने जवाब दिया कि जाओ, अपने रास्ते जाओ। When the time is ripe, I will come to you. जब सही समय आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning.
The storm growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear of some unknown danger. Now, it is the example of personification. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया. ब्लैक नाइट के टीथ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दर्शाया कि अचानक अंधेरी रात जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, उसके अचानक से दांत दिखाई दिए, बिजली कौंध गई. एंड द स्टॉर्म, और शोर भरा तेज़ तूफान आसमान में चलने लगा. द स्टॉर्म क्राउड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर. और वो औरत जो डांसिंग गर्ल थी, उसे किसी अनजाने खतरे का अंदेशा हो रहा था और वो डर में कांप गई. सी द नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ इट इज़ द ट्विस्ट. इट इज़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पोएम. जो फर्स्ट पार्ट था उससे यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. सेकंड में समय चेंज हो गया, समय बदल गया, मौसम बदल गया. एंड नाउ द ब्रांचेस ऑफ वेसाइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम. अब स्प्रिंग सीजन आ गया. गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार. और रास्ते के किनारे लगे हुए जो पेड़ हैं, उनकी टहनियों से फूल लटक रहे हैं, जिनके बाहर से वो झुकी हुई हैं. द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. और जो शहर के लोग हैं वो भी जंगल में गए हुए हैं. फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न के फेस्टिवल की बात हो रही है. बसंत ऋतु का जो मेला लगता था, तो लोग जो गांव में रहते थे वो अक्सर जंगलों में खुली जगह जहाँ जाके वहाँ पर मेले की तरह स्प्रिंग सीज़न को फेस्टिवल की तरह मनाते थे. तो लोग वहाँ गए हुए थे. एंड फ्रॉम द मिड स्काई, रात का समय था जब यहाँ सीन जो क्रिएट हुआ है वो रात के समय का सीन क्रिएट किया है पोएट ने. मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन. पहले सीन में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पूरा चांद नज़र आ रहा है. और हर एक पूरे साइलेंट टाउन, पूरे शहर में सन्नाटा है. और द यंग एसेटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट. वही भिक्षु अकेले चल रहा है रास्ते में. वाइल ओवरहेड द लव सिक कोयल्स अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस फ्रॉम देयर स्लीपलेस पेंट. और आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है. उस मौसम में जो कोयल है वो मैंगो ब्रांचेस, आम के पेड़ों पर बैठी हुई अपने कू कू की आवाज़ सुना रही है. और ऐसा लग रहा है कि वो शिकायत कर रही है कि अपने बिछड़े हुए किसी को बुला रही है. उपगुप्ता पास्ट, यहाँ प्लेंट का मीनिंग कंप्लेंट से है. PLAINT, प्लेंट मीन्स कंप्लेंट. ऐसा लग रहा है जैसे किसी से शिकायत कर रही है. एंड उपगुप्ता पास थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ रैम्पार्ट. रैम्पार्ट बाहर की जो दीवार है, सिक्योरिटी वॉल, उसके लिए रैम्पार्ट वर्ड यूज़ हुआ. और उपगुप्ता जो कि शहर के बाहर के दरवाजे से निकल रहा है, और मथुरा शहर ही है जिसकी बाहर की दीवार के पास जाके वो खड़ा हो गया. Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? आम के पेड़ बहुत सारे हैं जिसके झुंड में उसे लगा कि कोई औरत लेटी हुई है उसके पैरों के पास. Struck with black pestilence. और struck means ग्रस्त हुई है. pestilence means प्लेग से या कोई बीमारी से, जो कि छूत की बीमारी है, फैल जाती है. पुराने समय में अगर इंसान किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती थी तो उसको गांव के बाहर छोड़ दिया जाता था. जैसे आज के टाइम भी आप देखते हैं कि इन्फेक्शन होने वाले जो डिज़ीज़ हैं उसके लिए पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रीटमेंट किया जाता है और उसे आइसोलेट कर दिया जाता है. इन द सेम वे उस समय ऐसी ज़्यादा कोई सोर्सेज होते नहीं थे, तो वो गांव से बाहर निकाल देते थे. अगर कोई खाना दे जाता था तो वो खा लेता था, अदरवाइज़ वो भूखा ही अपने शहर के बाहर अपने परिवार से दूर पड़ा रहता था. कोई भी उसके नज़दीक आना पसंद नहीं करता था. और आज वही हालत एक वुमेन जो देख रहा है भिक्षु, उस लेडी की है. उसकी पूरी बॉडी पर जो दाग पड़े हुए हैं, स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसका पूरी बॉडी ख़राब लग रही है देखने में. और शी हैड बीन द हरिडली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन, जैसे कि शहर से बाहर कर दिया गया है, टू अवॉइड हर पॉइजनस कॉन्टेजियन, कि इससे बीमारी फैल ना जाए. ये रोग फैलाने वाली जहरीली बीमारी है, इसलिए इसे शहर से बाहर कर दिया गया. और
ये कौन है? ये वही लेडी है जो एक समय अपने बॉडी के घमंड को लेकर उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसने एक भगवान को मानने वाले भक्त को, एक साधक को उसने गलत रास्ते के पे जाने के लिए उसने उकसाया। आज वही उसकी बॉडी, आज उसके वही शरीर ने उसके दुनिया से दूर होने का कारण बन गई। और उसी शरीर की वजह से, उसके शरीर पर बीमारी की वजह से लोगों ने, वो लोग जो उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, वो लोग जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, आज उन्हीं लोगों ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया। द एसेटिक सैट बाय हर साइड, टुक हर हेड ऑन हिज नीज। और इस समय काम आया तो वो भिक्षु जो कि बैठा और उसने उसका सिर अपने घुटनों पर रखा। एंड मॉइस्टन हर लिप्स विद वाटर एंड स्मीयर हर बॉडी विद सैंडल बाम। उसके सूखे हुए होठों पर पानी लगाया और सैंडल बाम, जो उसके पास बाम थी, एक मलहम थी, उसके ज़ख्मों पर लगाई। हु आर यू मर्सीफुल वन, आस्क्ड द वुमेन। तुम कौन हो जो इतने दयालु हो? द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू एंड आई एम हेयर, रिप्लाइड द यंग एसेटिक। और समय आ गया, क्योंकि उससे बोला था कि जब सही समय आएगा तो मैं आऊँगा और मैं तुम्हारे पास हूँ, ये भिक्षु ने जवाब दिया। तो इस पोएम से जो हम पोएट अपील करना चाहता है, जो हमें बताना चाहता है कि सिर्फ शारीरिक घमंड पर या उसकी सुंदरता पर हमें किसी भी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। और लंबे समय तक रहने वाली जो चीज़ें हैं वो है सही बर्ताव और सही सोच, जो इंसान को पूरी ज़िंदगी ये एहसास नहीं होने देती कि उसने कुछ अपनी लाइफ में गलत किया है, जो कि इस भिक्षु ने करके दिखाया। और दूसरी तरफ जो एग्ज़ाम्पल है वो ये था कि अपने शरीर पर घमंड करने वाली या ब्यूटी पर, जो कि परमानेंट नहीं है, दे वर नॉट परमानेंट थिंग्स जिसके ऊपर घमंड किया जाए, तो इन चीज़ों को छोड़कर हमें सही सोच और सही रास्ते को अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए। Thank you so much for watching and understanding the video.